Welcome students on my Arvind Geography Works YouTube channel. Dear students, today we are going to deal a very important topic of biology, that is circulatory system. I'll make you easy and simple to understand the basic function of heart, blood, RBC, WBC, platelets, their role, where they are produced, what is their lifespan, means all the basic questions which are asked in the exam. Plus I will clear all your concepts regarding it. मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा और जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसको हम लोग बिल्कुल इजीली समझेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सीधे स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी वर्ड से. सर्कुलेटरी मीन्स दैट्स समथिंग विच सर्कुलेट्स, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट करता है उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे ना, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. तो आप खुद कॉमन सेंस से सोच के बताइए क्या सर्कुलेट कर सकता है पूरे बॉडी में. तो वो है लिक्विड पार्ट, यानी फ्लूइड्स कैन सर्कुलेट इन आवर बॉडी पार्ट. इसमें जो सबसे खास है वो है ब्लड. ब्लड इज कॉल्ड अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी ब्लड को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो फ्लूइड है, यानी बहता है. दूसरी बात, वो सारे सेल्स को कनेक्ट करता है, डोर टू डोर जाएगा और वहां से जो सेल्स को चाहिए ना ऑक्सीजन उनको देगा, कार्बन डाइऑक्साइड उससे लेगा, हार्मोन्स देगा, ग्लूकोज देगा, जो भी उसको चाहिए देगा. और उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जैसे यूरिया वगैरह बन गया है तो उसको कलेक्ट करेगा. डोर टू डोर संपर्क कौन करता है? हमारा ब्लड. तो आइए इस विषय में हम चर्चा स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप की फ्लूइड्स हैं, मतलब कितने फ्लूइड पदार्थ, तरल पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं. उनका लोकेशन क्या है ये देख लेते हैं. ठीक है, पहला है ब्लड, यानी ब्लड्स इट फ्लोज इन आवर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. यानी ये जो ब्लड है ना, ये हार्ट और ब्लड वेसल्स तक चलता है. यानी हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, यानी हार्ट पंप करता है ना तो ब्लड हमारे हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचता है. तो हार्ट का काम हो गया ब्लड को पंप करना. क्लियर? आगे बात करते हैं. इसमें जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं, दिस आर द, आप उसको समझ सकते हो कि मतलब पाइप है, स्ट्रक्चर है जो हार्ट से कनेक्टेड है और इन्हीं में ब्लड फ्लो करता है. इसमें आर्टरीज जो होते हैं वो हार्ट से सीधे कनेक्टेड होते हैं. ठीक, फिर आर्टरीज डिवाइड होते हैं बहुत सारे पतले लार्ज नेटवर्क जैसे कैपिलरीज में. आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, साफ ब्लड होता है जो वो पूरे बॉडी सेल्स को दे रहा है. कैपिलरीज पतला नेटवर्क बनाता है जिससे हर एक सेल तक जो उसको चाहिए वो दिया जा सके. कैपिलरीज जाल यानी नेटवर्क होता है, बहुत पतला नेटवर्क जो आर्टरीज से कनेक्टेड होता है. आर्टरीज किस में टूटेंगे? कैपिलरीज में. और आर्टरी से प्योर ब्लड आया और वो हर एक सेल तक पहुंच गया. किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू. और अब मान लीजिए वो सेल तक पहुंचा और वो अब खून गंदा होगा क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन ले लेगा सेल, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ग्लूकोज ले लेगा, यूरिया दे दिया. तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अब जो सेल है ना देने के बाद कैपिलरीज से वो वेन्स के थ्रू फिर दोबारा हार्ट में आता है. यानी जो ऊपर दिख रहा है ना ये पतला पतला नस, ये वेन्स है. आर्टरीज अंदर होते हैं और कैपिलरीज हर एक सेल्स में होते हैं. अगर मान लो स्किन हल्का सा अगर कहीं कटा तो यहाँ ब्लड अगर हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो कैपिलरीज के कटने से हो रहा है. आप मूवीज में देखो कि यहाँ से जो काट देते हैं अंदर, यानी यहाँ से अगर इसको काटा जाए तो पूरा ब्लड गिर जाता है और आदमी मर सकता है. लेकिन जो ये वेन्स है ना ये बिल्कुल ऊपर होते हैं, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गंदा खून कैरी करते हैं. ठीक. दूसरा हम बात करें टिश्यू फ्लूइड. ये टिश्यू फ्लूइड कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स. यानी ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज. और टिश्यूज किससे मिलते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं. तो जो सेल्स, एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, बहुत सारे सेल्स हो गए, उनके बीच में जो जगह खाली है उसमें यही पानी भरा होता है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. क्या बोलेंगे उसको? टिश्यू फ्लूइड. इसका काम होता है बेसिकली इन्फ्लेमेशन वगैरह, चोट वोट लग जाए उसमें एक्टिव होता है. अगला है आपका लिम्फ. ये लिम्फ ये
इट इज प्रेजेंट इन द लिम्फ वेसल एंड लिम्फोसाइटिक ऑर्गन्स, यानी लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होता है और लिम्फोसाइटिक ऑर्गन्स में। जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं अगर तो देखें टॉन्सिल्स और स्प्लीन्स में, ठीक, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ, टॉन्सिल और स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ वेसल और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में। तो आई होप ये जो बेसिकली 3 लिक्विड्स हमारे यानी 3 फ्लूइड्स हमारे बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, एक हो गया ब्लड, दूसरा हो गया टिश्यू फ्लूइड, तीसरा हो गया लिम्फ, ये कहाँ मिल रहे हैं इसका आई होप आपको जानकारी मिला अभी। यानी यही है जो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं, चलते रहते हैं लिक्विड के फॉर्म में। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुए। आगे हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सॉरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम दो हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारा जो ब्लड है ना वो आर्टरीज और वेन्स में चल रहा है, पाइप में चल रहा है, कैपिलरीज में चल रहा है। तो ये ऐसा थोड़ी है कि किसी टिश्यू के पास खुद से बह के चला जाएगा, नहीं। तो ये हो गया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इंसेक्ट्स की बात करें तो उनके अंदर आर्टरीज वेन्स नहीं होते हैं, उनका जो ब्लड होता है ना वो डायरेक्ट उनके टिश्यूज में पहुंचता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई बोतल है, बोतल में पानी भरा हुआ है, अब जिधर बोतल टेढ़ा होगा ना उधर पानी उधर अमाउंट में ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही इंसेक्ट्स होते हैं, जिधर टेढ़े होते हैं उधर ब्लड ज़्यादा जाता है, उधर के टिश्यूज को जो चाहिए ले लेते हैं, ठीक। उनका आर्टरीज और वेन्स में वो फ्लो नहीं करते हैं, इसलिए वो होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उनको बोला जाता है। हमारे अंदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है, इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखें आप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोस इन ओपन स्पेस इन द बॉडी, एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, यानी खाली जगह है ना सेल्स के बीच, उसमें फ्लो होगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लोस इन क्लोज्ड वेसल्स, यानी वेसल्स में फ्लो करेगा, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, आप इनको देखें, ठीक। और कुछ हमने फ्लूइड्स को ले लिया है जो मतलब कि नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स हैं। नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स का मतलब हमने ये क्या देखा, हार्ट से ब्लड चला, ऑर्गन में गया, फिर हार्ट में आया, यानी ये पूरे शरीर में दौड़ रहा है, सर्कुलेट कर रहा है क्या, ब्लड। ये सारे सर्कुलेट करते हैं। लेकिन ये सब सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, यानी जो एक फिक्स ऑर्गन में पाए जाते हैं और वो वहीं होते हैं, कहीं और दूसरी जगह जाते नहीं हैं। इनको क्या बोलेंगे, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। देख लें आप, फर्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड। जॉइंट्स, जितना भी जोड़ है ना वहाँ मिलेगा आपको कौन सा फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। इसके कमी से जो एज ज़्यादा हो जाए तो घुटना वगैरह का जो दर्द होता है ना, दादा दादी को देखेंगे आप, वो चल नहीं पाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड की कमी की वजह से वहाँ फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट अब देख लें विट्रस ह्यूमर, कौन सा है अगला, विट्रस ह्यूमर। ये आँख के अंदर मिलता है, आई के अंदर। अगर इसको हम निकाल दें तो इसके अंदर 2 फ्लूइड होते हैं, एक्वस ह्यूमर जो हमारे कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, और वाइट्रस ह्यूमरस जो लेंस के पीछे जो शेप देता है ना आँख को। यानी हमारा अगर आई को निकाला जाए तो इतना बड़ा निकलेगा स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो यही पानी है, इसको क्या बोलते हैं हम, विट्रस ह्यूमर, ठीक। आगे बात करें पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल जैसा वर्ड बोला है, देखो बायो बिल्कुल आसान है, आपको बस वर्ड कमांड होना चाहिए। पेरिकार्डियल, पेरी का मतलब चारों तरफ, कार्डियल माने हार्ट, यानी हार्ट के चारों तरफ मिलने वाले फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल। अब हम बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स अबाउट ब्लड। ब्लड इज ए इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से होता है कि ब्लड को आप क्या बोलते हो, ब्लड को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू। अब देखें फर्स्ट, ब्लड इज डार्क रेड, यानी इसका कलर क्या होता है, डार्क रेड होगा। कैसा कलर होगा, डार्क रेड, बिल्कुल लाल होता है। अब क्वेश्चन होगा कि सवाल पूछेगा कि वाई कलर ऑफ द ब्लड इज डार्क रेड, यानी इसका रंग रेड कलर क्यों होता है। आप बोलोगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या है ये, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, आयरन है, जिसकी वजह से इसका ब्लड कैसा होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। हीमोग्लोबिन मदद करता है इन कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके नेक्स्ट, वॉल्यूम की बात करें, व्हाट इज द नॉर्मल वॉल्यूम, यानी ब्लड का मात्रा कितना है शरीर में, तो 5 to 6 लीटर। ओके, वुमेन्स में थोड़ा कम होता है, औरतों में 5 लीटर के आसपास होगा, लेकिन अगर इंसान है, मैन है,
ही विल हैव 6 लीटर ऑफ ब्लड। डिपेंड करेगा बॉडी रेशियो भी। मान लो बहुत छोटा है उसके अंदर, अगर कोई आदमी बहुत छोटा है तो 6 लीटर थोड़ी होगा उसके अंदर, कम होगा ना। एक एवरेज बात कर रहे हैं, नॉर्मल। व्हेन वी टॉक अबाउट द टेस्ट, अगर मान लो कभी यहाँ कट गया तो टेस्ट करते हैं ब्लड को तो सॉल्टिस लगेगा। कैसा लगेगा? सॉल्टिस। उसका पीएच कितना है? 7.3 to 7.45। ये पीएच बार बार पूछता है एग्जाम्स में। 7.3 to 7.4। न्यूट्रल कितना होता है? न्यूट्रल है 7। वाटर का पीएच कितना है? 7। और अगर वाटर से हम ऊपर चले जाएं तो एल्कलाइन बढ़ेगा, यानी बेसिसिटी बढ़ेगी, बेसिक होगा। और अगर 7 से कम है तो एसिडिक होगा। तो यानी हम ये 7.3 से 7.4 के आसपास है, मतलब बोलेंगे स्लाइटली अल्कलाइन। क्या है? इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। क्यों अल्कलाइन हो गया? क्योंकि 7 से ज़्यादा है। अगर 7 होता तो ब्लड न्यूट्रल होता। नाउ फंक्शन ऑफ द ब्लड, यानी बेसिकली अगर हम बात करें व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द ब्लड, इट परफॉर्म्स 2 फंक्शन। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज प्रोटेक्शन। यानी एक हमारे शरीर के अंदर ये सारे चीज़ को ट्रांसफ़र करता है, दूसरा है वो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। अब दोनों फंक्शन बारी बारी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट। देखते हैं क्या क्या हमारे शरीर में ब्लड ट्रांसफ़र कर रहा है। पहला हो गया ब्लड ट्रांसफर डाइजेस्टेड फूड, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया फूड, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में। अब उस इंटेस्टाइन से पूरे शरीर को, हर टिश्यूज़ को जो रिक्वायर्ड ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, कुछ भी है, उसको कौन पहुंचाता है? ब्लड। इसीलिए खाना खाने के बाद पूरा ब्लड इंटेस्टाइन के चारों तरफ कंसंट्रेट हो जाता है और हमको क्या आता है? आलस आता है, नींद आता है। देखिए, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में खाना कौन पहुंचाएगा? रिक्वायर्ड ग्लूकोज। देखो क्या ट्रांसफर करेगा? ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड, हार्मोन, जो चीज़ चाहिए ना सब ट्रांसफर करता है कौन? ब्लड। डन। सेकेंड फंक्शन, इट ट्रांसफर ऑक्सीजन। लंग से सेल्स को जो चाहिए ऑक्सीजन कौन ट्रांसफर करेगा? ब्लड। इट ऑल्सो ट्रांसफर कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेल्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, सो इट ट्रांसफर्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स इनटू द लंग। कौन ट्रांसफर करेगा? ब्लड। इट ट्रांसफर हीट। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द हीट प्रोड्यूसिंग सेंटर इन द बॉडी, यानी हमारे शरीर में हीट कहाँ से आता है, तो पहला आंसर होगा लीवर। कहाँ से हीट पैदा होता है? लीवर से। दूसरा, बाकी जो रिस्पायरेशन चल रहा है ना हर एक सेल्स के अंदर, रिस्पायरेशन चल रहा है, रिस्पायरेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो वहाँ से जब एनर्जी रिलीज होता है ना तो हर एक सेल्स में भी हीट एनर्जी पैदा होता है। तो अब ब्लड चूँकि सर्कुलेट कर रहा है पूरे बॉडी में, तो कहीं मान लीजिए ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं कम, तो उसको मेंटेन करता है। जहाँ ज़्यादा है ना वहाँ से कम की तरफ जाएगा तो हीट को ट्रांसफ़र करता है, सो इट मेंटेन्स हीट थ्रू आउट द बॉडी। ओके, नेक्स्ट हार्मोन्स। कोई भी हार्मोन है, जैसे इमरजेंसी हार्मोन हो गया, रिलीज होता है, सीधे पावर होगा कहाँ? इट विल बी पावर इनटू द ब्लड। अब मान लो कि वो डिपेंड करेगा कि वो मतलब कि डायरेक्टली ब्लड में पावर हो या बाहर भी, जैसे लीवर है, बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, बाहर भी छोड़ते हैं। तो हार्मोन्स आर टारगेट स्पेसिफिक, दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड दे अफेक्ट द, उनका असर सिर्फ अपने उसी ऑर्गन के लिए पे होता है जिसके लिए हार्मोन्स क्या है? रिलीज्ड हुए हैं। और हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ये ब्लड में रिलीज होते हैं और ब्लड ही उनको हर जगह पहुंचाता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, यानी सेल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बन गया, लंग्स के अंदर बन गया, कहीं भी बन गया, तो कचरा जो है ना उसको, अगर मान लो यूरिया बन गया सेल के अंदर, तो सेल से अब किडनी में यूरिया कहाँ साफ होगा? किडनी में। किडनी में ले आने का काम किसका है? ब्लड का। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया सेल में, कहाँ साफ होगा? लंग्स में। अब सेल से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ले आने का काम किसका है? ब्लड का। अब वहाँ ये ट्रांसफ़र करेगा, तो हर जगह एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम यही करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम टिश्यू टू किडनी, लंग्स एंड एक्सेट्रा, मीन्स इट ट्रांसपोर्ट ऑल द excretory materials from tissue to different part of the body where it is cleaned. नेक्स्ट, अगला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट का था,
अब प्रोटेक्ट्स देख ले रहे हैं, यानी ब्लड हमको कैसे बचाता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है। पहला देखें, इट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग बाय क्लॉट फॉर्मेशन। अगर सपोज करिए कट गया तो वहाँ से तो पूरा ब्लड गिर जाना चाहिए, लेकिन ये क्लॉट बना देता है। जहाँ कटता है ना, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम इन ह्यूमन बींग्स इज 3 to 5 मिनट्स, यानी 3 से 5 मिनट में आपका जो ब्लड है जहाँ से कटा है वो जम जाएगा, और जम जाता है उसको हम बोलते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। अब क्लॉट बन गया तो वहाँ से ब्लीडिंग रुक जाएगा, वरना अगर क्लॉट नहीं बनता तो पूरा ब्लड बॉडी से गिर जाता और आदमी मर जाता। नेक्स्ट, WBC विच इज प्रेजेंट इन टू द ब्लड, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, जो कहाँ बनेगा, बोन मैरो में। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। WBC इंगल्फ्स बैक्टीरिया, यानी WBC क्या करता है ना, बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेता है। सपोज करो बैक्टीरिया हो गया, ये WBC लिक्विड की तरह होता है। अब जैसे अमीबा अमीबॉइड मूवमेंट करके निकलता है, वैसे ये भी क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसको पूरी तरह क्या करेगा, इंगल्फ कर लेगा, निगल जाएगा। तो WBC इंगल्फ्स बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया आया है, इट विल कॉज डिसीज, बीमारी करेगा, लेकिन उसको WBC ने क्या किया, इंगल्फ कर लिया, खा लिया, उसका काम तमाम। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ब्लड में ही प्रोड्यूस होते हैं क्या, एंटीबॉडीज। अब सपोज करिए कोई बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो उसको बोलेंगे एंटीजेन। क्या बोलेंगे उसको, एंटीजेन। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी ने जो उसको डिफेंड करने के लिए एंटीबॉडीज बनाया। क्या बनाया, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती है किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, और वो उसको एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीजेंस को मार देते हैं। देखिए आप, जैसे कोई जर्म अगर हो गया ना, दैट इज एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन, और उस जर्म को मारने के लिए हमारे शरीर में, यानी हमारे ब्लड में जो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए वो फाइट करेंगे उससे और उसको मार देते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं एंटीबॉडीज। बाहरी जो आएंगे उनको एंटीजन बोलेंगे, हमारा शरीर जो बनाएगा बचने के लिए उसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक, आगे देखें, एंटीटॉक्सिन्स। अगर मान लो कोई केमिकल या पॉइजन आ गया शरीर में, जहर वगैरह, तो उसका इफेक्ट कम करता है कौन, एंटीटॉक्सिन्स। कौन उसका इफेक्ट मिनिमाइज करेगा, एंटीटॉक्सिन। एंड एंटीटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस इनटू द ब्लड, दे न्यूट्रलाइजेस द पॉइजन। अगर मान लो कोई दवा वगैरह रिएक्शन कर गया, इसमें भी एक्टिवेट हो जाते हैं ये। सो दिस इज अबाउट द बेसिक फंक्शन ऑफ द ब्लड विच वी हैव सीन टुडे। ओके, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्लड, यानी हम इसमें ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड एंड इस कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब उसकी बनावट, किस चीज़ से बना हुआ है वो। उसके अंदर देखें दो चीज़ होता है, फर्स्ट प्लाज्मा यानी लिक्विड वाला भाग, और सेलुलर एलिमेंट। यानी ब्लड अगर आप ले लिए और उसको अगर एक कपड़े में आप लेके उसको अगर छानेंगे, ठीक ना, तो पानी वाला जो भाग है वो नीचे गिर जाएगा और जो कुछ सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मैटर उसमें छूट जाएगा। तो जो वाटरी लिक्विड पार्ट जो नीचे आ गया उसको बोलेंगे आप क्या, प्लाज्मा। और जो सेलुलर एलिमेंट जो उस कपड़े में रुक गया ना, उसको आप क्या बोलेंगे, सेलुलर एलिमेंट्स। ओके, देखें प्लाज्मा यानी जो लिक्विड है दैट इज येलो कलर्ड, येलो इस कलर का होता है, एंड इज अल्कलाइन, क्योंकि इसका पीएच हमने देखा था 7.3 के आसपास होता है। इसके अंदर हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा, वाटर कंपोजिशन इज 90 to 92%, वाटर बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन 7 to 8%, इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, प्रोटीन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा, सो इट इज नियरली 7 to 8%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स दैट इट कंटेन्स नियरली 1%। सॉल्ट्स क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। बाकी अदर कंपोजिशन जैसे हार्मोन हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो अलग हो गया। ओके, सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। व्हेन वी टॉक अबाउट सीरम, यानी सीरम देखा होगा आप लोगों ने, कोरोना में सीरम का भी यूज़ किया गया था। सीरम, प्लाज्मा फ्रॉम विच फाइब्रिनोजन इज रिमूव्ड, यानी फाइब्रिनोजन ये एक प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन इज अ प्रोटीन विच इज यूजफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी जब खून क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट होता है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है फाइब्रिनोजन का। अगर किसी सीरम से या प्लाज्मा से अगर आपने फाइब्रिनोजन निकाल दिया है, आप उसको क्या बोलोगे, सीरम। हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन ए सीरम? इट इज अ प्लाज्मा फ्रॉम विच फाइब्रिनोजन हैज बीन रिमूव्ड, दैट लेफ्ट ओवर पार्ट इज कॉल्ड सीरम। नाउ नेक्स्ट, सेलुलर एलिमेंट्स, यानी हमने पानी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे सेलुलर एलिमेंट्स, यानी
उसके अंदर क्या क्या सॉलिड मटेरियल्स हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसको आप बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स, ये एग्जाम से पूछते हैं। आरबीसी इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी इट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ओके। डब्ल्यूबीसी इसका काम प्रोटेक्शन है, और ब्लड प्लेटलेट्स इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना। किस में मदद करना? ब्लड क्लॉटिंग में। तो आई होप आपको ये कुछ बेसिक अभी हमने बताया किसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, इसमें ब्लड के बारे में हमने बताया। अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सेलुलर एलिमेंट्स के बारे में, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और उसके सारा इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम से। आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल्स, हम ब्लड के अंदर मिलने वाले रेड ब्लड सेल्स के बारे में आज पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। इसके साथ ही हम फिर पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हार्ट पे जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड इरेथ्रोसाइट्स। इनको और क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके। इसका क्वेश्चन पेपर में आरबीसी ना देके इरेथ्रोसाइट्स दे देता है वर्ड, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप उसको याद रखेंगे। आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड इरेथ्रोसाइट। नेक्स्ट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन कैरियर। ये यानी जो आरबीसी है वो हमारे शरीर में बॉडी के हर एक सेल्स को ऑक्सीजन कैरी करके ले जाके उनको देता है, और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो उस सेल में प्रोड्यूस हुआ है उसको वापस लेके लंग्स में आता है, जहाँ से फिर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है। आगे बढ़ रहे हैं। आरबीसी इट इज अ माइन्यूट बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यानी माइन्यूट का मतलब बहुत ही छोटा, बाइकॉन्केव मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक। बाइकॉन्केव डिस्क लाइक, डिस्क की तरह स्ट्रक्चर है, ओके। अब हम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि माइन्यूट वर्ड क्यों बोल रहे हैं? अगर ये माइन्यूट होगा तभी तो पतली पतली ब्लड कैपिलरीज में ये पास हो जाएगा। सो इट इज़ माइन्यूट और इट इज़ वेरी स्मॉल। इसकी साइज अगर हम बात करें तो माइक्रोन में होता है, जैसे कि 7 माइक्रोन। अभी हमने यहाँ पे आंसर भी लिखा है, वाई द साइज ऑफ दिस आरबीसी इज वेरी स्मॉल, दैट इज 7 माइक्रोन, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इट इज एबल टू पास थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। बड़ा होगा तो ब्लड कैपिलरीज में चलने में दिक्कत होगी, फंसेगा, लेकिन छोटा है तो इजीली पास करेगा, ओके। नाउ कॉन्केविटीज प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। आप देखोगे ना, आप यहाँ पे इसको थोड़ा देखेंगे ना, तो अभी ये दोनों साइड से ये अंदर की तरफ धंसा हुआ, इधर से भी और इधर से भी, ठीक। बोथ द साइड इट इज कॉन्केव, मतलब अंदर की तरफ ये धंसा हुआ, इधर से भी और इस साइड से, कुछ इस फॉर्म में होता है, ठीक। आप समझ लें, इस फॉर्म में होगा, इधर से भी अंदर धंसा हुआ और इधर से भी अंदर धंसा हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन है कि कॉन्केविटीज से का क्या बेनिफिट है? कॉन्केविटीज बेसिकली इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया, जैसे इंटेस्टाइन में हमने देखा विलाई वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फूड एब्जॉर्प्शन में, वैसे ही ये ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में या ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाए तो सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए ये दोनों साइड से कॉन्केव होता है, ओके, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, हैव रिस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी अगर हम बात करें आरबीसी रेड क्यों दिखाई देता है, लाल क्यों दिखाई देता है, ओके, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्वेश्चन होगा विच रिस्पिरेटरी पिगमेंट इज फाउंड इन आरबीसी, देन इट इज हीमोग्लोबिन। कौन सा है? हीमोग्लोबिन, आप इसको याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन। अब देखो हीमोग्लोबिन दो भाग से बन के मिलता है, मिल के बनता है। देखो फर्स्ट हेमिन और दूसरा है ग्लोबिन। ये हेमिन जो होता है ना, ये आयरन पार्ट है, लोहे का भाग है, जहाँ आयरन मिलेगा ना वो स्ट्रक्चर रेड हो जाता है। अगर हम बात करें रेड सॉइल, वो भी रेड है आयरन ऑक्साइड की वजह से। मार्स प्लैनेट भी रेड है, वहाँ भी आयरन मिल रहा है, यानी जहाँ आयरन मिलेगा वो ऑटोमेटिकली वो पार्ट क्या हो जाएगा? रेड होगा। तो यहाँ खून लाल होने का कारण प्रेजेंस ऑफ हीमिन पिगमेंट, दैट इज आयरन। दूसरा अगर हम बात करें, देखो इसके बाद ग्लोबिन बच जाता है। ग्लोबिन है प्रोटीन का भाग। कौन सा भाग है? प्रोटीन का भाग। यानी हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन दो भाग हो गया, हीम आयरन का पार्ट हो गया और ग्लोबिन प्रोटीन का पार्ट हो गया, ठीक है। अभी ये तो बनता है और टूटता है, इसका सारा मैकेनिज्म हम आगे बताएंगे। आगे देखो फिर हीमोग्लोबिन हमने शॉर्ट में लिखा है HB। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी
लंग्स में जब हीमोग्लोबिन को जब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है तो इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ब्लड में ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है और हर एक सेल टू सेल जाता है। किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ अब यहाँ एक और केस देखें, हीमोग्लोबिन समटाइम्स इट कंबाइंस विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड इट कॉजेस डेथ। ये खास है। देखिए आपने समाचार वगैरह में देखा होगा कि रूम में लोग अक्सर ये ना विंटर सीजन्स में होता है कि रूम दरवाज़ा वेंटिलेशन सब लोग रूम बंद कर देते हैं और रूम में ना कहीं थोड़ा सा आग जला देंगे। अब आग जला देने की वजह से उसमें से धुआं यानी स्मोक निकलेगा और वेंटिलेशन वगैरह जब सारा बंद हो जाएगा तो उसमें से धीरे धीरे जो सारा ऑक्सीजन है दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय द फायर, और जो एनिमल जो मतलब कि जो इंसान सो रहे हैं वो और फायर सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं और लास्ट में उसमें से CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लगती है। ठीक, जो लकड़ी जो आग वगैरह जल रही है उससे। कोने में लोग गांव देहात में या शहरों में भी आग जला देते हैं अपने घरों में। तो अगर आप आग जला रहे हो तो प्लीज़ वेंटिलेशन का खुला रखें। वेंटिलेशन बेसिकली लोग ठंडी के समय में विंटर सीजन में बंद कर देते हैं और उसी की वजह से ऐसा होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है उस आग की वजह से, एंड हीमोग्लोबिन हैव मोर अफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और वो तुरंत जाके उसे कंबाइन कर लेता है और क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, जो कि एक पॉइजन की तरह काम करता है और वो पर्टिकुलर आदमी या तो मर जाएंगे या उनकी बहुत तबीयत खराब हो जाएगी। ओके, आगे देखें। Now when we talk about the RBC where it is produced, यानी ये कहाँ बनती है? आप देखें, याद रखें, it is produced in bone marrow। बोन मैरो का मतलब हड्डी हो गई ना, तो हड्डी के बीच में जो खोखला जगह होता है उस खोखले जगह में को हम बोन मैरो बोलते हैं और उसमें बनती है RBC। अब देखिए कौन कौन सी हड्डियां हैं। लॉन्ग बोन्स की हम बात करें, फ्लैट और लॉन्ग, जिनका अंदर ज़्यादा स्पेस होगा उनके अंदर बनते हैं। जैसे देखिए रिब्स, ये रिब्स की हड्डी हो गई। ब्रेस्ट बोन यहाँ वाली भी, स्टर्नम भी हो गई और ब्रेस्ट बोन, सारी हड्डियाँ। हिप गर्डल, यहाँ जो फ्लैट बोन है ये लॉन्ग बोन्स है ना, इनके अंदर भी बनेगी। और हिप मतलब कुल मिला के जो भी लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर बनेगा RBC, जिनके पास क्या हो? बोन मैरो। ओके, आगे देखें। इन एम्ब्रियो, यानी अगर हम बात करें जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में है, पेट में है, तो उसका जो RBC है वो उसके एम्ब्रियो में कहाँ बनेगा? उसके लीवर में बनेगा। अपने माँ के जब एम्ब्रियो में है बच्चा तो उसके लीवर और स्प्लीन में बनता है। उसका अभी जो ये डेवलपमेंट चल रहा होता है बोन्स का, तो वहाँ बढ़ना इसका पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली RBC इन ह्यूमन फीटस मीन्स व्हेन द चाइल्ड इज इनसाइड हर मदर वूम इट इज फॉर्म्ड इन लीवर एंड स्प्लीन। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर सपोज करिए RBC मैच्योर हो गया तो RBC का लाइफ स्पैन लगभग होता है 120 डेज। ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछता है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC? दैट इज नियरली 120 डेज। नाउ व्हेन अ मैच्योर RBC इट हैज नो न्यूक्लियस, ये खास बात है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई देयर इज नो न्यूक्लियस। हाँ, जब RBC बनता है बोन मैरो में उसके पास तब यंग स्टेज में न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में वो डिजनरेट कर जाता है। ओके, देखें, इट हैज़ नो न्यूक्लियस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगर ऑक्सीजन वहाँ न्यूक्लियस होगा तो वो पर्टिकुलर जगह कवर करेगा, वो न्यूक्लियस हट जाता है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन RBC ट्रांसफ़र कर सके। रीज़न भी आपको पता चल गया। सेकेंड, इट हैज़ नो माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर होगा तो वो खुद का भी रिस्पिरेशन स्टार्ट करेगा। तो ऐसा न करे, इसके लिए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर नहीं होता है। ऑल ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्ब इज ट्रांसपोर्टेड, यानी अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो जो ऑक्सीजन लिया है RBC ने वो अपने रिस्पिरेशन में इस्तेमाल करने लगेगा। इसलिए ऐसा ना हो जितना ऑक्सीजन उसने स्टार्टिंग में लंग्स में लिया उतना सेल तक पहुँचे, इसी के लिए वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है।
आगे बढ़े, इट हैज़ नो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड द, उसको जो सेल है ना उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे लीफ हो गई ना, लीफ हो गई, तो लीफ में जो ये वेन्स का काम होता है ना, वो लीव्स को शेप देती हैं, फैला के रखती हैं। तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है आरबीसी के अंदर, तो वो इसको फैला के रखेगा, तो फिर इसको कैपिलरीज में चलने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए इंडोप्लाज्मिक इज ऑल्सो एब्सेंट। नेक्स्ट, इट इज डिस्ट्रॉयड। अगर हम बात करें ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, इट इज डिस्ट्रॉयड इन लीवर, स्प्लीन एंड समटाइम्स इन द बोन मैरो। यानी ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय लिवर में होती है, इसके बाद स्प्लीन, कभी कभी ये बोन मैरो में भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसका लाइफ स्पैन है 120 डेज। ओके, अब थोड़ा इसके डिस्ट्रक्शन की हम बात कर लें। व्हेन इट इज डिस्ट्रॉयड इन द लीवर में जब डिस्ट्रॉय होती है तो आप देखेंगे लीवर के पास यहाँ एक गाल ब्लैडर भी होता है। सपोज करो ये लीवर हो गया ना, तो इसके पास एक गाल ब्लैडर भी होगा, जिसमें लीवर अपना बाइल प्रोडक्ट स्टोर कर लेता है और इंटेस्टाइन में फिर ये छोड़ता रहता है। ठीक, अब आप बात सुने, ये जब लीवर में डिस्ट्रॉय होता है ना, तो हमने यहाँ पढ़ा था इट हैज़ हेमिन यानी हीमो एंड ग्लोबिन। तो जो हीमो पार्ट है ना, दैट इज एब्जॉर्ब बाय द लीवर, यानी जो लोहे का भाग है, आयरन पार्ट, दैट इज एब्जॉर्ब बाय द लीवर, क्योंकि उसका इस्तेमाल करना है, फिर आयरन थोड़ी खराब हो रहा है, दैट इज अगेन रीयूज्ड, सो इट इज एब्जॉर्ब। प्रोटीन का कुछ इंपॉर्टेंट भाग भी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोटीन है दैट इज एक्सक्रीटेड, मतलब वो इसका जो सिक्रीशन है ना, अब जो आयरन भी बच गया और जो प्रोटीन जो अब इस्तेमाल करने लायक नहीं है, दैट इज स्टोर्ड इन दिस गाल ब्लैडर। लीवर के गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस। और वही जब फूड इंटेस्टाइन में पहुंचता है, फूड होता है एसिडिक, लेकिन इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना, तो इसी लीवर का सिक्रीशन होता है, वो यही होते हैं प्रोटीन और आयरन, जिससे कि ये एसिडिक फूड फिर ये बेसिक सोल्यूशन होता है, ये फिर न्यूट्रल हो जाते हैं और आगे डाइजेशन में मदद करते हैं। किसी का अगर गाल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो बेसिकली गाल ब्लैडर का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो स्टोर्ड फूड है, मतलब जो इंटेस्टाइन स्टोमक से फूड आ रहा है ना, वो एसिडिक होगा, तो गाल ब्लैडर का सिक्रीशन बेसिक होता है, तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या करता है, न्यूट्रल हो जाता है, जिससे भोजन पचने में आगे इजी होता है। तो हम अगर आप मान लो कोई भी भोजन कर रहे हो, कोई भी फूड इफ यू आर टेकिंग, देन कलर ऑफ दैट फूड व्हेन यू एक्सक्रीट इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस आयरन एंड प्रोटीन। ओके, वाइट अगर कुछ भी खा रहे हो, द इंटेक इज टोटली डिफरेंट। जब आप एक्सक्रीट करेंगे ना, तो इसी की वजह से उसमें कलर आ जाता है, आप इसको याद रखेंगे। ओके, सो आई होप ये आरबीसी के बारे में कंप्लीट आपको हमने इन्फॉर्मेशन दिया। ओके, आगे बढ़ेंगे हम डब्ल्यूबीसी की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक फैक्ट्स अबाउट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। जैसे हमने देखा था आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, इनको बोलते हैं हम क्या, ल्यूकोसाइट्स। ये वर्ड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, दिस हैव न्यूक्लियस, यानी हम इन दोनों को कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे। आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, लेकिन डब्ल्यूबीसी हैव न्यूक्लियस। आरबीसी हैव हीमोग्लोबिन पिगमेंट, बट दिस डब्ल्यूबीसी डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन पिगमेंट। इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है। इसमें देखें पर मिलीमीटर क्यूबिक पर 4000 to 8000 ये पर मिलीमीटर क्यूबिक में मिलता है। मतलब अगर हम बात करें 1 मिलीमीटर LBH में का अगर हम वॉल्यूम लें, तो उसमें 4000 से 8000 इसका काउंट होता है। ओके, नेक्स्ट डायबिटीज, अगला सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डायबिटीसिस। अब देखें आप इसको, इसका मतलब क्या होता है, ऊजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये आप डेफिनेशन याद रखेंगे, डेफिनेशन ही पूछता है। ऊजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, यानी डब्ल्यूबीसी का जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके वॉल्स से, उनके दीवार से ऊज आउट होना, बाहर निकलना ही क्या है, डायबिटीसिस है। देखिए आप, oozing out of WBC through the walls of capillaries into the tissues is called diapedesis। अब ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए अगर कोई सेल इंजर्ड हो गया या उस वहाँ पे जर्म्स का इन्वेजन हो गया, बैक्टीरिया वगैरह आ गए, तो यहाँ अब WBC का काम होता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना।
बाहरी इन्फेक्शन से या बाहरी जर्म्स या बैक्टीरिया से। ठीक, अगर कोई किसी पर्टिकुलर सेल में आ गया है, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया, तो ये WBC वहाँ पहुँचेगा, ये ब्लड में होता है। ठीक, तो ब्लड की कैपिलरीज से ऊज आउट होता है, बाहर निकलता है। जो ब्लड की कैपिलरीज है ना, उनमें देखो, जैसे मान लो ये अभी WBC ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर है। अब देखिए उस दीवार से ना, उसके वॉल्स से थोड़ा सा बाहर निकलेगा। आपने पढ़ा होगा अमीबा, अमीबा में होता है सुडोपोडिया, यानी उसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, उसका कोई शेप नहीं होता है। अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली ऐसे ही होता है, वो उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। तो ये छोटा सा जो पोर होता है ना वॉल में, उससे अब ये बाहर निकलेगा। अब देखें यहाँ थोड़ा सा और निकल गया और ये पूरी तरह बाहर निकल गया। तो ऐसे ऊज आउट यानी बाहर निकलने की प्रक्रिया को कैपिलरीज से, जो WBC देख रहे हैं किस प्रोसेस से बाहर निकल रहा है, सुडोपोडिया के थ्रू, आप इसको क्या बोलते हैं, डायपेटिसिस। क्या बोलेंगे इसको, डायपेटिसिस। अब देखते हैं ये प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है। इट इज़ प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो। ठीक ना, ये बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन रेड बोन मैरो में। एंड हैव लिम्फ एंड इन द लिम्फ नोड्स, दो जगह पैदा होता प्रोड्यूस होता है बॉडी में, रेड बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, इसके हम लाइफ स्पैन की बात करें तो हमने देखा RBC में लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। यहाँ इसका प्रोटेक्शन काम है, तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है, इट इज़ 2 वीक्स। कितना होता है, लगभग एवरेज जनरल 2 वीक होता है। लेकिन अगर इन्हीं में हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, ठीक, न्यूट्रोफिल्स ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, यानी ये बैक्टीरिया को इंगल्फ कर जाते हैं, निगल जाते हैं, खा जाते हैं। इनका सिर्फ लाइफ स्पैन होता है कुछ ही घंटों का होता है। ठीक, ये अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तभी ये बाहर निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और इनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, लगभग 2 घंटे होता है। ठीक, आगे देख लें। एंड डिस्ट्रॉयड सेम एज RBC, बोला कि जैसे RBC डिस्ट्रॉयड होता था ना लीवर में, स्प्लीन में, वैसे ही ये भी डिस्ट्रॉयड होता है। ठीक है, आगे देखें। ल्यूकेमिया ये कंडीशन है, बीमारी है। देखें, कैंसर ऑफ द टिश्यू फॉर्मिंग WBC। अगर मान लीजिए कोई जो टिश्यू जो WBC बना रहा है उसी के अंदर अगर कैंसर हो जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ WBC बनने लगेंगे। कैंसर का मतलब होता है कि कंट्रोल से बाहर का डिवीज़न हो गया, यानी सेल डिवीज़न या नंबर ऑफ WBC जो प्रोड्यूस कर रहा है आउट ऑफ कंट्रोल, यानी सेल का मैलिग्नेंट होना, कंट्रोल से बाहर होना और बहुत ज़्यादा सेल प्रोड्यूस करना ही क्या है, कैंसर है। तो इफ़ WBC प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़ के अंदर अगर कैंसर हो गया तो RBC की कंपैरिजन में WBC का अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फैटल होगा, नुकसानदायक होगा। उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ही विकल्प बचेगा आदमी को बचाने के लिए, और इस बीमारी को नाम देते हैं ल्यूकेमिया। क्या नाम देंगे इसको, ल्यूकेमिया। ठीक, आप इसको जरूर याद रखें। सेकंड है ल्यूकोपेनिया, यानी ये ज़्यादा हो गया तो ल्यूकेमिया, और अगर WBC का अमाउंट जितना एवरेज है, ठीक, इससे भी कम हो जाए तो आप इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया। दोनों वर्ड याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम बात कर लेते हैं फंक्शन, यानी व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ WBC। जहाँ तक हम बात करें फंक्शन ऑफ WBC, 3 फंक्शन है। फर्स्ट फेगोसाइटोसिस यानी प्रोटेक्शन, इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग होना, जैसे जहाँ चोट लगता है वहाँ सूज जाता है ना, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। थर्ड है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, यानी हमारे बॉडी में अगर वैक्सीनेशन आप ले रहे हो तो एंटीबॉडीज बनते हैं ना, उनका फॉर्मेशन यही करता है। अब इनमें कौन कौन से टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं, जो सबसे पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही खास है, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखें क्या है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब बेसिकली, अगर हमने पहले ही बोला या तो सेल इंजर्ड हो गया या बाहरी सेल जैसे बैक्टीरिया का बॉडी में इन्वेजन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इस केस में देखें सबसे कारगर कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स। हमने देखा था न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पैन फ्यू आवर्स का ही होता है, और ये न्यूट्रोफिल्स आएंगे एंड दे विल स्टार्ट इंगल्फिंग द बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया है ना उसको ये निगलना स्टार्ट कर देते हैं फेगोसाइटोसिस मूवमेंट से। ठीक, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया हो गया, अब ये क्या करेंगे ना, यहाँ अगर है न्यूट्रोफिल, अब इस बैक्टीरिया को घेरना स्टार्ट करेगा, बढ़ते 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 ये इसको निगल जाएगा। ओके, निगल गया तो बैक्टीरिया मारा गया, यानी आपका बॉडी बच जाएगा। ये एक फेगोसाइटोसिस ये प्रोसेस है, और ये कौन किसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, WBC का। दूसरा हम अगर बात करें इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब जैसे मान लो चोट लग गई, जहाँ सेल इंजर्ड हो गया, ठीक, तो वहाँ सेल का
उस पर्टिकुलर जगह का रेड होना, लाल हो जाएगी वो जगह, वहाँ जगह पे जो सेल्स टिश्यूज इंजर्ड हो गए हैं, प्लस वहाँ पे वो अगर आप जगह टच करेंगे ना तो वो गर्म होगा, हीट ज़्यादा होगा, ठीक। तो वहाँ देखिए वहाँ क्या एक्टिवेट होता है, वहाँ एक्टिवेट हो जाते हैं ल्यूकोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूकोसाइट्स में भी मोनोसाइट्स जो किससे, डायपडेसिस से, किससे, डायपडेसिस से वो जो इंजर्ड टिश्यू है या जहाँ बैक्टीरिया आ गया है वहाँ वो पहुँच जाते हैं एंड दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग द बैक्टीरिया एज वेल एज द डिस्ट्रॉयड सेल्स। तो ये प्रोटेक्शन का काम है जो किसने किया, ल्यूकोसाइट ने। यानी इन्फ्लेमेशन का मतलब वो जगह जहाँ पे स्वेलिंग हो गया है तो वहाँ का जो स्वेलिंग का प्रोडक्शन है वो भी यही करते हैं। एक बात और हमने देखा था कि बेसिकली WBC हैव नो पिगमेंट, जैसे RBC के अंदर हमने देखा था हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे कोई पिगमेंट नहीं होता है। तो इसलिए जो इंजर्ड सेल्स होते हैं ना वहाँ से जो पस निकलता है, पस समझ रहे हैं आप, पस नॉर्मली फोड़े वगैरह से निकलता है, तो पस में मैक्सिमम WBC होता है, उसमें यही सब होते हैं, ओके। क्योंकि इसका कलर भी नहीं है, पस फॉर्मेशन में यही होंगे। आगे देखें, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन यानी वैक्सीनेशन अगर आपने ले लिया है, जैसे मान लो अभी लगा है कोरोना का वैक्सीन, तो उसमें वैक्सीनेशन में करते क्या है कि आइदर हाफ डेड और वीक पैथोजन जिससे कोरोना वायरस हो रहा है उस वायरस को ही लेंगे, उसको हाफ डेड कर देते हैं, ठीक। या अब अगर खतरनाक है तो सीरम वगैरह से भी बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो अगर आपने मतलब कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिससे कोई बीमारी हो रहा है तो आप उस बैक्टीरिया को कमज़ोर कर लेते हैं, हाफ डेड कर लेते हैं, कमज़ोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसी को आपको शरीर में इंजेक्ट करना है, अगर वो स्ट्रांग रहा तब तो आपको बीमारी हो जाएगा, इसलिए उसको क्या करते हैं हम, कमज़ोर कर देते हैं, हाफ डेड कर देते हैं। इसके बाद उसका थोड़ा सा अमाउंट अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जब इंजेक्ट करते हैं तो हमारा बॉडी का तुरंत WBC एक्टिव हो जाता है, क्योंकि कोई फॉरेन या एंटीजन या बाहरी सब्सटेंस, बाहरी जीव आ गया शरीर में, उससे बचाना है इसको, तभी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिम्फोसाइट। कौन रोल प्ले करेगा? लिम्फोसाइट, जो तुरंत उस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना लगता है। अब एंटीबॉडीज़ का मतलब मान लो कि अगर कोई टैंक है, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर मिसाइल बनाई जाए, उसी टैंक को मारने के लिए वही पर्टिकुलर मिसाइल, वैसा ही होता है एंटीबॉडीज। जिस ऑर्गेनिज्म के लिए शरीर में एंटीबॉडीज बना है, दोबारा अगर वही ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में इन्फेक्शन करेगा तो ही मारा जाएगा। अगर बैक्टीरिया का एंटीबॉडी है कोई पर्टिकुलर, तो दूसरे वायरस के लिए वो कारगर नहीं है। ये है वैक्सीन का काम। वैक्सीनेशन इसमें सबसे ज़्यादा मददगार होता है लिम्फोसाइट। ये किसका भाग है? WBC का। सो आई होप आपका ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है WBC से रिलेटेड वो क्लियर हुआ। डाई से प्रॉपर तो ल्यूकोसाइट्स हमको अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं। उसमें से जो 2 बेसिक कैटेगरीज है, उसमें फर्स्ट है ग्रेन्युलर, दूसरा है नॉन ग्रेन्युलर। यानी अभी हम बात करेंगे ग्रेन्युलर के बारे में। यानी देखिए इसमें छोटे छोटे ये ग्रेन्यूल्स मिलेंगे आपको, ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, इसके बेसिस पे हम इसको बोलते हैं ग्रेन्युलर, ठीक है। नाउ ये जो होते हैं बेसिकली ग्रेन्यूल्स, दे आर इनटू कंस्ट्रिक्टेड लोब्स, यानी छोटे छोटे ना टुकड़ों में मिलते हैं ये, ठीक ना। अब इसमें आप देख लें, फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, स्नियोफिल्स और बैसोफिल्स, 3 हैं। इसका अपीयरेंस आप देख लें, ठीक। इसमें डिफरेंस यानी डिस्टिंग्विशिंग फीचर, यानी इसके अंदर जो खास बात है वो क्या है? फर्स्ट देखें आप, न्यूक्लियस विथ 3 to 4 लोब्स। यानी ये अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स में तो ये 3 to 4 फंक्शन इनका होता है फेगोसाइटोसिस, यानी बैक्टीरिया को इंगल्फ करना, निगल जाना, खाना। ये न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये देखो सारे प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, तो ये याद ही नहीं करना है आपको, बस ये याद रखना है न्यूट्रोफिल्स इंगल्फ बैक्टीरिया, ओके। सेकंड पॉइंट इज स्नियोफिल्स, ये 2 to 3% होते हैं। खास बात क्या है, अगर किसी को एलर्जी हो जाए और वो अगर अपना ब्लड टेस्ट कराए तो उस केस में उसके ब्लड रिपोर्ट में ना जो स्नियोफिल्स हैं इसका अमाउंट बढ़ा मिलेगा आपको, 2 to 3% से ज़्यादा मिलेगा। देखिए इसमें न्यूक्लियस कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स। इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मिलते हैं। और इसको आप इयोसिन डाई से जब स्टेन करेंगे तो ये स्पष्ट दिखाई देता है। फंक्शन देख लेते हैं। इंगल्फ बैक्टीरिया हो गया, सिक्रीट एंटीटॉक्सिन एंड एसोसिएटेड विथ एलर्जी, ये खास पॉइंट हो गया। प्रोडक्शन सबका बोन मैरो में। लास्ट थर्ड है इसमें बैसोफिल्स। इसमें देखें लार्ज न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट लोब। अब ये देखें
जहाँ इन्फ्लेमेशन होता है यानी सूजन हो जाती है, वहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट होते हैं, तो वहीं पे ये मिलेगा आपको क्या, बेसोफिल्स। इसका काम है इन्फ्लेमेशन कॉज करना। इसके बाद हम देख लेते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स और साइटोप्लाज्म विथ ग्रेन्यूल्स। ए ग्रेन्यूलो का मतलब विदाउट ग्रेन्यूल्स। इससे पहले हमने देखा था उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स थे, अब इसमें देखिए कोई ग्रेन्यूल नहीं है। ये लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन होगा विच इज द स्मॉलेस्ट WBC, यानी WBC में सबसे छोटा कौन सा है, तो वो लिम्फोसाइट हो गया। इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, और इसी का उलट है लार्जेस्ट ऑफ WBC मोनोसाइट। तो लार्जेस्ट मोनोसाइट, स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट, आप इसको याद रखेंगे। नाउ फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्या है, एंटीबॉडीज बनाना। और फंक्शन ऑफ मोनोसाइट टू इंजेस्ट जॉम्स, यानी जॉम्स को पचाना ही इसका फंक्शन है। सब प्रोड्यूस होते हैं कहाँ, बोन मैरो लिम्स में। इसमें मेरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम है इसका, थ्रोम्बोसाइट, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, इट इज द बिगिनर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी अगर मान लो सेल या अगर ब्लड वेसल्स अगर इंजर्ड हो गए हो, या ब्लड कहीं से रिस रहा हो, चोट लग गई हो, ब्लड बाहर निकलने लगा, कैपिलरीज पंचर हो गए हैं या इंजर्ड हो गए हों, तो उस केस में सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग यही शुरुआत करता है। कौन शुरुआत करेगा, ब्लड प्लेटलेट्स। सबसे खास बात, इसमें विटामिन के की ज़रूरत होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन के की कमी है आपके अंदर तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। दूसरा, एक नॉर्मल इंसान के अंदर 3 to 5 मिनट्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। अगर नॉर्मल इंसान है तो कितनी टाइमिंग है, 3 to 5 मिनट, उससे ज़्यादा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देखो फिर, ब्लड प्लेटलेट्स आर ओवल स्ट्रक्चर नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी ओवल होते हैं, ठीक, न्यूक्लियस नहीं है इनके अंदर। दे आर, यानी अगर ब्लड टेस्ट आप करा रहे हो तो उसमें लगभग 2 to 5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए, यानी लगभग 2 से 5 लाख क्यूबिक मिलीमीटर। कुछ अगर डिसीजेस की बात करें, जैसे डेंगू वगैरह हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, इसमें इनका काउंट बहुत तेज़ी से घट जाता है, तो आपको अलर्ट होना होता है। ओके, ठीक ना। आगे देखिए, अगर मान लीजिए हीमोफीलिया है, जिसके अंदर हीमोफीलिया, तो हमने हीमोफीलिया पे बनाया है वीडियो, आप वहाँ डिटेल में देखिएगा जेनेटिक्स में। हीमोफीलिया है अगर आप, तो यानी ब्लड क्लॉट टाइम से नहीं होगा। अगर कट गया कहीं तो पूरा शरीर का ब्लड ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के अंदर 3 to 5 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। ओके, विटामिन के की कमी भी हो सकती है, ये भी एक खास है। जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे देखें, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, ये बिल्कुल खास पॉइंट है, यानी ये कहाँ प्रोड्यूस, किससे प्रोड्यूस होता है, मेगा कैरियोसाइट्स इन रेड बोन मैरो, यानी ये जो हमारा रेड बोन मैरो है उसमें ही ये भी बनता है, लेकिन किस पर्टिकुलर सेल से ये बनेगा, मेगा कार्योटिक सेल, मेगा कार्योसाइट सेल से बनेंगे। आप इसको याद रखेंगे, 1 नंबर का MCQ में पूछ सकता है। अगर आगे बढ़े हम, लाइफ स्पैन इसकी है 3 to 5 डेज, यानी अभी जिसमें जितने हमने देखा सबसे ज़्यादा जीने वाला था उसमें RBC 120 डेज। फिर ये हो गया आपका 3 to 5 डेज। डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, बहुत खास है, यानी ये कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन में, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे देखिए, अगर हम बात करें फिर इसका जो सबसे, अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे खास फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक, कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। अगर मान लीजिए ब्लड क्लॉट होता कहाँ है, पहले ये देख लें। ब्लड जहाँ मान लीजिए ब्लड कैपिलरीज इंजर्ड हो गई, चोट लग गया तेजी से या कहीं कट गया, तो वहाँ पे जो ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स, जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, ये सारे इंजर्ड हो जाएंगे, और इनके इंजरी के बाद इन्हीं के अंदर से केमिकल निकलता है, जिससे स्टार्ट हो जाता है क्या, ब्लड क्लॉटिंग का सिलसिला यानी प्रोसेस। उसी को हम देखते हैं, ठीक है। देखें आप, इंजर्ड सेल, सपोज करो कोई सेल है जहाँ इंजरी हो गया है और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो उस इंजर्ड सेल से क्या रिलीज होगा, थ्रोम्बोकाइनेस। क्या रिलीज करता है वो इंजर्ड सेल, थ्रोम्बोकाइनेस। ASE वर्ड जहां आ जाए आप समझ लो क्या है ये, दिस इज एंजाइम। क्या है ये, एंजाइम। ASE वर्ड जहां भी आए ना बायो में, ASE, आप समझ जाएंगे कि क्या है, वो एंजाइम का नाम है। तो थ्रोम्बोकाइनेस यानी ये एंजाइम है जो रिलीज हो रहा है। इसका दूसरा नाम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन या एक्स फैक्टर। अब ये क्या करेगा, इनिशिएट कर दिया इसने ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड प्लेटलेट से निकला है और इंजर्ड
सेल्स से निकला है ये थ्रोम्बोकाइनेस। आगे देखें, अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेस है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम के प्रेजेंस में जो ब्लड के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन। क्या प्रेजेंट है? प्रोथ्रोम्बिन, लेकिन ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। ये इनएक्टिव मतलब सोया हुआ होता है, एक्टिव स्टेट में नहीं है। प्लस ये कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड के प्लाज्मा में। ध्यान से सुनेंगे, प्रोथ्रोम्बिन विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट in the presence of thrombokinase and calcium ion, it gets converted into prothrombin gets converted into thrombin, यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में किस में कन्वर्ट किया? थ्रोम्बोकाइनेस और कैल्शियम आयन ने। खास बात, विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर विटामिन के की ब्लड में कमी है तो प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में या ब्लड के प्लाज्मा में नहीं मिलेगा। बस यहीं से आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही खत्म हो गया, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब मान लिया हमने, ठीक है, विटामिन के भी है, थ्रोम्बोकाइनेस आ गया, कैल्शियम ब्लड में है ऑलरेडी, तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव स्टेट में जो था अब वो एक्टिवेट हो गया और उस किस में चला गया? वो थ्रोम्बिन स्टेज में। नाउ दिस इज एक्टिव थ्रोम्बिन। डन। अब ये एक्टिव थ्रोम्बिन है ना, फिर ये जो ब्लड में फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होते हैं ना, ये भी ब्लड में होते हैं ऑलरेडी, तो फाइब्रिनोजेन जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, उनको जो थ्रोम्बिन है फिर जो कैल्शियम है उसके सहायता से, यानी थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन अगेन कन्वर्ट्स सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। यानी फाइब्रिनोजेन को कौन फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो बोलेंगे थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में किसने कन्वर्ट किया? थ्रोम्बोकाइनेस। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। तो प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन ऐसे ऐसे रेसे होते हैं पतले पतले, ठीक। अब जहाँ साइट ऑफ इंजरी है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ ये ऐसा रेसा जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, जाली की तरह स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ स्टिकी थ्रेड्स, ऐसा स्टिकी थ्रेड्स बनाए गए और वहाँ पे क्या होता है? ब्लड आपका क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, वहाँ से ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन चूंकि ये थ्रेड की तरह होता है, थ्रेड की तरह इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वहाँ से जो ब्लड के सॉलिड मटेरियल है ना वो तो रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से जो ब्लड के अंदर का प्लाज्मा है, जो लिक्विड मटेरियल है, वो थोड़ा थोड़ा ऊज आउट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? सीरम। क्या बोलते हो आप उसको? सीरम। क्वेश्चन पूछ सकता है, सीरम वो कौन सा लिक्विड है जो साइट ऑफ इंजरी में ब्लड क्लॉटिंग के बाद भी थोड़ा थोड़ा ऊज आउट होता है? दैट इज सीरम, दैट इज सीरम। और आई होप आपको ये ब्लड प्लेटलेट्स के पूरे फंक्शन भी समझ में आए होंगे। ओके, नाउ प्लीज इफ यू आर ए न्यू व्यूअर then please subscribe my channel and share it to your friends. This is the part first. Now wait for part second in which we'll study the basic structure of heart, यानी heart के सारे structure को पढ़ेंगे और उससे आने वाले क्वेश्चंस को हम पहले ही बताएंगे आपको कि यही क्वेश्चंस आते हैं और आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। तो प्लीज़ आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करें और ट्यून रहें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।